भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विषय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कांग्रेस प्रवक्ताओं ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप लगाया। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने इस केस से संबंधित तथ्यों को सामने रखा। क्या सामने आया इस प्रेस वार्ता में, आप खुद सुने। आज की इस पत्रकार वार्ता का सार है जो आदरणीय सिंघवी साहब और मैं हम आपके बीच में एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सीना ठोक कर लड़ेंगे। अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साल 1937 में नेशनल हेरल्ड अखबार निकाला, जिसके प्रणेता थे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किदवई, ये लोग थे। अंग्रेजों को इस अखबार से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेरल्ड पर बैन लगा दिया, जो 1945 तक चलता रहा। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। जिस मानसिकता ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आज गुलामी की प्रतीक वो मानसिकता आजादी की कुर्बानियों से प्रतिशोध ले रही है। इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेरल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। मैं आपको संक्षेप में इतना कहना चाहता हूं कि ये एक इतना ज़्यादा मनगढ़ंत काल्पनिक आरोप है कि एक प्रकार से ये मजाकिया चीज़ है, और मैं आपको ये प्रमाणित करना चाहता हूं कि सिवाय इस प्रतिशोध की जो भावना जिसके साथ ये सत्तारूढ़ पार्टी अपने हर राजनीतिक विरोधी को अटैक करती है, इसमें कुछ भी नहीं है। नंबर एक, यही चीज़ों के विषय में कानूनी कार्रवाई 2014-15 से चल रही है। आज 7 साल बाद इस प्रकार की चीज़ों में ईडी को लाया गया है। नंबर दो, ये विचित्र केस इसलिए है कि जहाँ कोई पैसा नहीं है या जहाँ कोई प्रॉपर्टी का स्थानांतरण नहीं है, वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई ये हमको कोई समझाए। हुआ सिर्फ इतना कि एक कंपनी है एजेएल, पुरानी कंपनी है, वो दशकों से नेशनल हेरल्ड चला रही है। चूंकि वो एक आदर्शों पे, मूल्यों के आधार पर चलाती थी अखबार, कमर्शियली इतनी सफल नहीं हुई। कई दशकों के दौरान लगभग 90 करोड़ रुपए जो सब दिए गए हैं औपचारिक रूप से, वो उसकी डेट हो गई, ऋण हो गया। उस कंपनी को फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए, आदर्शों और मूल्यों जिनके लिए वो खड़ी है, उसको मजबूत करने के लिए, इस ऋण को हटाने के लिए, उसके किताबों को साफ करने के लिए एक बड़ी सरल चीज़ की गई जो इस देश में हर कंपनी करती है, विदेश में हर कंपनी करती है। उसने इस ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने का निर्णय किया। ये इक्विटी में परिवर्तित करने से जो रुपया आया, उसका 67 करोड़ 66 करोड़ तुरंत भुगतान कर्मचारियों के वेजिस के भुगतान के लिए उनको भी दिया गया। सब कुछ औपचारिक रूप से हुआ। अब जब आप कन्वर्ट करते हो ऋण को इक्विटी में, तो आपको ये जो ऋण है उसको असाइन करना पड़ा एक और कंपनी को। वैसे किसी भी कंपनी को असाइन कर सकती थी, लेकिन नई कंपनी जिसको असाइन किया गया, जिसको स्थानांतरण किया गया, जिसको दिया गया, वो कौन थी ये जानना भी आवश्यक है। वो थी यंग इंडिया, जो एक विशेष प्रावधान कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, सेक्शन 25 कहते हैं उसको, वो बनाई गई कंपनी जिसमें दो बड़े महत्वपूर्ण प्रतिबंध हैं। आम कंपनी की तरह नहीं,
सेक्शन 25 कंपनी न तो कोई डिविडेंड दे सकती है, न प्रॉफिट, जिस प्रकार से कमर्शियली प्रॉफिट समझा जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकती है। यानी अगर 10,000 करोड़ भी वो कमा ले तो एक पैसा भी ऋण के डिविडेंड के रूप में बाहर नहीं निकल सकता। इस कंपनी में वो 90 करोड़ या जो भी डेट था ट्रांसफर हुआ। जब ये कन्वर्ट होती है ऋण इक्विटी में, तो यंग इंडिया वैसी ही रहती है, सिर्फ वो शेयर होल्डर बन जाती है एजेएल में, और एजेएल के पास जितनी भी संपत्ति है अचल या मूवेबल, वो सब एजेएल के पास ही रहती है। तो दूसरा बिंदु के एक पैसे का, एक अचल संपत्ति का, एक बिल्डिंग का, एक फ्लैट का, एक किसी चीज का स्थानांतरण, ट्रांसफर कहीं नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तीसरी बात, जो कुछ भी रुपया आया यंग इंडिया में कभी भी, ये किसी का आरोप भी नहीं है कि उसको बाहर दिया गया, डिविडेंड दिया गया, जो दे नहीं सकते सेक्शन 25 में। चौथा, कि जब वही सब चीज वैसी हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आती है? अनुच्छेद 50 जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत है, उसके अंदर समझ आप कैसे इशू करते हैं? जो तर्क मैंने अभी आपको बताया, और वो चौथा बिंदु है मेरा, कि इस देश में इस प्रकार से अपने पपेट, जैसा मेरे दोस्त ने कहा, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी आईटी का दुरुपयोग करके हर राजनीतिक विरोधी को, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक डराना, धमकाना और देश का पूरा ध्यान इधर से उधर करना, ये तकनीक अब पुरानी हो गई है। जैसा हमने कहा, हम न डरेंगे न झुकेंगे और सीना ठोक कर ऐसे कारनामों का सामना करेंगे। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।